नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी को हम लोग ने स्टार्ट किया था। आज क्लास नंबर 3 हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने और एक में भूमि मापन इकाइयाँ जो रहती हैं उनको हम लोगों ने कवर किया था। तो राजस्व विभाग और उसके परिचय को आज हम लोग देखेंगे। राजस्व परिषद क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है और राजस्व लेखपाल और उसके कार्य क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर ठीक है ग्राम विकास को पढ़ रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप डीप में इनको पढ़ेंगे, आपके पास थोड़ी इनकी नॉलेज होगी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी परीक्षा में जिनको आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा। वीडियो को आप लोग प्रयास करना कि अगर लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों देखो, सपोर्ट आप लोग कृपया अच्छे से करें, क्योंकि देखो व्यूज़ ठीक ठाक डेली जो हमारी क्लासेस हैं वो हो जाती हैं, लेकिन यार आप लोग लाइक करने में क्यों शर्मा रहे हो। कृपया लाइक सभी लोग करें वीडियो को। इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूं दोस्तों 100 लाइक का। ठीक है, मुझे पता है आप लोग इसको पूरा कर देंगे। आप लोगों के लिए ही ये इनिशिएटिव मैंने चलाया था। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो कृपया सभी लोग लाइक करें, इसको सपोर्ट ज़रूर करें। और ठीक है, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने स्टडी ग्रुप से या फिर फ्रेंड्स के पास, कि उनको भी इसका लाभ हो सके। क्लियर दोस्तों? चलिए, साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस किया है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लेना। पूरा ग्राम समाज विकास ग्रामीण जानकारी निचोड़ने हम लोग वाले हैं। क्लियर? चलिए, साथ ही साथ दोस्तों देखो, मुझे कामयाबी मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो दोस्त गलत बात है। ठीक है, कामयाबी बाद में मिले या ना मिले, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन तुम जब मेहनत ही ना करो ये तो दोस्त देखो गलत बात है बाद में। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि 2 महीने का पूरा आपको ये इनिशिएटिव रखना है। हुक के पढ़ाई सिर्फ 2 महीने का भी करनी है आपको, आपकी परीक्षा को देखते हुए। तो देखो 2 महीने पढ़ लो, बाकी के ज़िंदगी जितनी भी है आराम से गुजर जाएगी। ठीक है, वरना देखो फिर आपको भी पता है कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं आजकल। ठीक है, तो आपको दोस्त अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करना है। 2 महीने अच्छे से पढ़ लो आप, बाकी पूरी ज़िंदगी डली है फिर मोबाइल चलाना, पबजी खेलना, कुछ भी करना। क्लियर? चले तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। सबसे पहले राजस्व लेखपाल को ही देख लेते हैं कि होता क्या है राजस्व लेखपाल अपना। चलिए, तो लेखपाल दोस्तों ग्राम स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर प्रावधान है कि प्रत्येक खेत का लेखा जोखा एवं अन्य भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने का कार्य अधिकारी को करने वाले अधिकारी को लेखपाल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, खेत का लेखा जोखा एवं अन्य भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने वाला अधिकारी। ठीक है, लेखपाल खेत का लेखा जोखा अपने पास रखता है, भूमि का लेखा जोखा अपने पास रखता है, किसकी भूमि है, ठीक है, क्या इस पर फसलें उगाई जाती हैं, इस प्रकार का डाटा कौन रखता है, लेखपाल अपने रजिस्टर में रखता है। अगर आपने लेखपाल को मिले होगे आप कभी लेखपाल से, या फिर ठीक है तहसील वगैरह में कोई काम पड़ा होगा, तो आपको पता होगा एक पूरा डाटा होता है लेखपाल के पास। ठीक है, जहाँ भी लेखपाल कार्यरत होते हैं उनके पास पूरा डाटा होता है, वो आपको सब बता देंगे कि किसकी ये ज़मीन है, क्या है, खसरा खतौनी सब निकाल के पूरा। ठीक है, कौन सी इसमें फसल इस साल हुई थी, मान लो ओले पड़े किसी साल तो किन को उसका जो मुआवजा रहता है उसका फ़ायदा मिला था। ठीक है, या फिर कितनी भूमि पे ओले पड़े, किस स्थान पे ओले पड़े, तो उसका लेखपाल फिर डाटा भेजेगा गवर्नमेंट को कि यहाँ कुछ मुआवजा मिलना चाहिए फसल के लिए। ठीक है, और जो फसल बीमा योजनाएं वगैरह होती हैं उनमें भी लेखपाल ही देखो इम्पोर्टेंट होता है। प्रधानमंत्री जी जो किसानों को अभी 6,000 रुपये हर 6 महीने में प्रोवाइड जो कर रहे हैं, उसमें भी मोस्ट जो रोल है वो लेखपाल का है। पूरा डाटा लेखपाल प्रोवाइड कर रहा है और लेखपाल की फिर जिम्मेदारी भी है। ठीक है, जो अभी कौन सी योजना है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, 6,000 रुपये 6 महीने में प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, हर किसान के खाते में 6,000 रुपये 6 महीने में डाले जाते हैं।
ऐसी कुछ योजना है वो। ठीक है, तो पूरा मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरे ताऊ जी हैं जो खुद लेखपाल हैं, तो पूरा काम जो रहता है वो उन पे आ जाता है। उनको पूरा डाटा देखना है, किसकी कितनी ज़मीन है, क्या है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। ठीक है, जैसे एक कोई इंसान है, अब उसके 2 पुत्र हैं। ठीक है, जैसे ये कोई व्यक्ति है ए, उसके 2 पुत्र हैं बी और सी। तो ए ने जब अपनी ज़मीन ए, बी और सी को दे दी, तो अब इनको भी वो 6,000 रुपये मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे। अगर इसके पास कुछ ज़मीन है तो इसको भी मिलेंगे। तो ये पूरा डाटा किसको रखना पड़ता है? लेखपाल को ही रखना पड़ता है। पूरा जो मैनेजमेंट इसका होता है, सब कुछ लेखपाल ही देखता है। ठीक है, चलिए लेखपाल के कार्य आगे और थोड़ी देख लेते हैं। लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांव के खेती संबंधी सभी कागजात होते हैं। ठीक है, खेती संबंधी सभी कागजात होते हैं जिन्हें भू अभिलेख कहा जाता है। और यदि कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल उसकी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराता है। शुल्क ज़्यादा नहीं, 10 रुपये रहती है। ठीक है, फीस। लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक कौन है, उसका नंबर नोट करता है। वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में भी परिवर्तन कराता है। साथ ही साथ दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था ना, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि की जानकारी से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है। मैंने बताया था ना, मान लो कहीं पर सूखा पड़ गया, इस साल फसल के लिए पानी गिरा ही नहीं। ठीक है, तो मुआवजा देना पड़ेगा किसानों को, गवर्नमेंट देती रहती है, क्योंकि आपको पता होगा। तो लेखपाल पहले डाटा बनाएगा, वो अपने उच्च अधिकारियों को देगा, उच्च अधिकारी और आगे बढ़ाएंगे ऊपर। ठीक है, इसके आधार पे ही सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। देखो ये लिखा है। ठीक है, इसके आधार पे ही सरकार किसका निर्धारण करती है? मुआवजे का निर्धारण करती है। क्लियर? चलिए ये और देख लो। लेखपाल के पास दोस्तों प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। ठीक है, इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार, मकान आदि सब अंकित होते हैं। लेखपाल के पास सब कुछ पता होता है। लेखपाल को क्या, किसकी ज़मीन कहाँ पे है, किसका घर कहाँ पे है, रोड कहाँ से निकली है। ठीक है, जैसे अब कभी कभी लड़ाई हो जाती है, ये 2 खेत हैं। ठीक है, तो पता चला इनके मालिकों के बीच लड़ाई हो गई, किसी ने यहाँ तक जोत दिया खेत या इस मालिक ने यहाँ तक जोत दिया खेत। ठीक है, तो अब ये लेखपाल के पास गए कि साहब ठीक है, ज़मीन नपवा दो, आप मेरी ज़मीन नाप दो। तो लेखपाल फिर देखेगा कि तुम्हारे पास कितनी ज़मीन थी, डाटा है जो लेखपाल के पास। या ये व्यक्ति है मान लो ए, ठीक है, ये व्यक्ति है ए, ये है बी। तो लेखपाल देखेगा, जो लेखपाल के पास डॉक्यूमेंट है उसमें ए की कितनी ज़मीन है, बी की कितनी ज़मीन है, फिर नापेगा ज़मीन। ठीक है, लेखपाल। तो यही सब दोस्तों। आगे देखें, इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत जो रहता है, खेत आपको पता होगा सभी खेतों के नंबर रहते हैं। ठीक है, तो उसका नंबर किसके पास रहता है? लेखपाल ही जो डाटा बनाता है। खेत के नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी होती है। ठीक है, अब मान लो एक गांव है, उसमें 100 खेत हैं। ठीक है, 100 खेत हैं एक गांव में मान लो। तो लेखपाल या गवर्नमेंट को ये थोड़ी ना पता है कि वो कलुआ का खेत है। ठीक है, वो किसी और का खेत है। ठीक है, लेखपाल जो नंबर देगा आपका, ठीक है, जो नंबर देगा खेत का, उसी के अनुसार उसको पहचाना जाएगा। तो यही सब रहता है। ठीक है, लेखपाल के पास जो डाटा रहता है खेत के नंबर वगैरह का, उससे खेत को पहचानने में भी आसानी होती है। ये चकबंदी लेखपाल दिया गया है, इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। राजस्व लेखपाल की परीक्षा है आपकी, क्योंकि चलिए राजस्व लेखपाल को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। राजस्व विभाग को थोड़ा देख लेते हैं अब। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो राजस्व विभाग देख रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष काम करते हैं। कौन कौन से विभागाध्यक्ष होते हैं? राजस्व परिषद, एक चकबंदी आयुक्त होता है, राहत आयुक्त होता है, निदेशक भूमि अध्याप्ति होता है, और एक होते हैं प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। आगे देखें दोस्तों, तो इन सभी विभागाध्यक्षों का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है इन सभी का मुख्यालय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया थोड़ा। ठीक है, राजस्व परिषद देख लो। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, मैंने कहा था जितना हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्व परिषद की स्थापना सन 1831 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। सन
1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का स्थान तथा स्थानांतरण करने तथा जिला अधिकारियों एवं मंडलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए थे। कब? 1932 में। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक मुख्यालय इलाहाबाद तथा प्रशासनिक मुख्यालय, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, तुम लोग कंफ्यूज होते हो बार बार। अब एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, राजस्व विभाग जो है, ठीक है, या फिर राजस्व परिषद जो है, ठीक है, राजस्व परिषद का दोस्तों न्यायिक मुख्यालय कहाँ पे है? इतना देख लो, न्यायिक मुख्यालय है इसका इलाहाबाद में, ठीक है। वरना पूछो सर कंफ्यूज हो गए मुझे, क्योंकि जिन लोगों को मैंने, ठीक है, हज़ारों लोग PDF ले चुके हैं इसकी, तो कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसी के क्वेश्चन पूछ चुके हैं मुझसे कि सर इसका न्यायिक मुख्यालय कहाँ पे है और जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो भैया अब यहाँ क्लियर देख लो, पर्सनली मैं उन सबको बता दिया था, यहाँ एक बार अच्छे से देख लो। न्यायिक मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्व परिषद का, राजस्व विभाग का इलाहाबाद में। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय है लखनऊ में, ठीक है। तो अब भूल मत जाना, न्यायिक है इलाहाबाद में और प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय है लखनऊ में। क्लियर? चलिए, 1947 से 1955-56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद सृजित था। किसका पद? भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद, जिसे समाप्त करके 1956-57 में प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य कर तथा सदस्य भूमि व्यवस्था की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गई, ठीक है। 2 और पद बना दिए गए, एक था उसमें सदस्य कर और एक था आपका भूमि व्यवस्था। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से है नहीं, आप अगर समझना चाहें राजस्व विभाग को तब ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से अगर ना आप रटना चाहो तो मत रटना, ठीक है, ये वाला पॉइंट। राजस्व परिषद का संगठन देख लो। राजस्व परिषद में दोस्तों एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। एक हो गया अध्यक्ष, 2 हो गए प्रशासनिक सदस्य और 7 हो गए न्यायिक सदस्य। क्लियर? और इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। चलो ये देखो अपनी संरचना है राजस्व परिषद की। सबसे ऊपर अध्यक्ष जी हो गए, उसके बाद 2 प्रशासनिक सदस्य जिनका मुख्यालय इलाहाबाद में है, ठीक है। उसके बाद राजस्व परिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, 7 न्यायिक सदस्य, इनका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। राजस्व परिषद, ठीक है। आगे हम लोग देखें, मंडलायुक्त होते हैं, उसके नीचे फिर अपर मंडलायुक्त हो जाएंगे, ठीक है। मंडलायुक्त की सहायतार्थ यानी ठीक है, सहायता के लिए जिलाधिकारी उसके नीचे हो गए, अपर जिलाधिकारी हो गए, उप जिलाधिकारी हो गए। उसके नीचे तहसीलदार आते हैं, उसके नीचे आते हैं नायब तहसीलदार, उसके नीचे आते हैं राजस्व निरीक्षक या फिर कानून को जिसको कहा जाता है, और उसके नीचे आ गए लेखपाल साहब। क्लियर? जो आप बनने वाले हो। तो ये पूरी संरचना रहती है। अब मुझे पता है क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जो दिया गया है प्रशासनिक मुख्यालय, तो ये राजस्व परिषद का दिया गया है, ठीक है। राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय दिया गया है इलाहाबाद, ठीक है। और इसका न्यायिक मुख्यालय दिया गया है लखनऊ। और राजस्व विभाग का कहाँ दिया गया था? ठीक है, राजस्व विभाग का दिया गया था दोस्तों न्यायिक मुख्यालय इलाहाबाद में और प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में, ठीक है। तो विभाग और परिषद ये अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत हो जाना भैया इसमें, वरना कहो सर पहले ये बता रहे थे आप अब ये बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्रियाकलाप होता है भूमि सुधार कार्यक्रम, ठीक है। सबसे पहला क्रियाकलाप क्या होता है? भूमि सुधार कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिए संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई हो ऐसे व्यक्ति के परिवारजनों को प्रथम वरीयता, ठीक है, तथा सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतः विकलांग व्यक्ति को द्वितीय वरीयता यहाँ पर प्रदान की गई है। अब इसमें समझ लो ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो सशस्त्र सेवा में थे और उनकी मृत्यु हो गई है,
ठीक है, तो उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी किसमें, भूमि आवंटित होने में। ठीक है, जो पट्टे होते हैं ना, मान लीजिए किसी के पास भूमि नहीं है तो उसको एक भूमि का जैसे 1 एकड़ या फिर 2 एकड़ भूमि प्रोवाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट से, जिनसे वो अपना, ठीक है, खेती वगैरह कर सकें या फिर और भी जो क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, कोई फसल लगा ली, कोई सब्जी उगा ली, डेयरी खोल ली, कुछ कर लिया। ठीक है, तो पट्टे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पट्टों में वरीयता, प्रथम वरीयता किनको प्रोवाइड की जाएगी, ऐसे व्यक्ति जिन सशस्त्र बलों में सक्रिय सेवा में रहते हुए, यानी कि अपनी ड्यूटी करते हुए मान लीजिए जो शहीद हो गए, उनको प्रथम वरीयता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। उसके बाद जो पूर्ण रूप से विकलांग हो गए, मान लो एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, तो जो पूर्ण रूप से विकलांग, इसे कहते हैं पूर्ण रूप से विकलांग हो गए, तो उन्हें द्वितीय वरीयता दी जाएगी इसमें। ठीक है, यानी पहले मिलेगा जो शहीद हो गए उनको, दूसरा मिलेगा जो विकलांग हो गए। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, उनको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि SC, ST, OBC और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवारों को, ठीक है, आवास किसके अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है, क्वार्टर बोलते हैं गांव में इसको। ठीक है, क्वार्टर आप बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कि SC के व्यक्तियों को किसके अंतर्गत क्वार्टर उपलब्ध कराया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ठीक है, 2006 की धारा 64 के अंतर्गत। अभी तो योजनाएं भी चल रही हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी होगी, उसके अंतर्गत मिल रहे हैं घर, लेकिन ये नहीं था जब, तो इसके अंतर्गत मिलते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत। क्लियर? ठीक है, ये और कार्य देख लो, तहसील दिवस। तो जन समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, प्रथम और तृतीय मंगलवार को दोस्तों तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिन याद कर लो, प्रथम और तृतीय मंगलवार को। चलिए, खतौनी का कंप्यूटरीकरण ये भी देख लो। प्रदेश की तहसीलों के चकबंदी से बाहर 99,949 ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत यहाँ पे कर दिया गया है। साथ ही साथ खतौनियों के अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है और किसानों को तहसील से कंप्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण की प्रतिलिपि यानी कि फ़ोटोकॉपी, ठीक है, 15 रुपये देकर उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो मानिए किसी को अपनी खतौनी निकलवाना है तो वो तहसील में जाएगा, 15 रुपये देगा, उसको खतौनी की फ़ोटोकॉपी एक निकाल के वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ इतना है, 2 बटन दबाएंगे, खटका नहीं, खटका बटन कहते हैं। ठीक है, 2 बटन दबाए जाएंगे तहसील में, उसकी खतौनी जो रहती है उसका नंबर डाला जाएगा, उसकी खतौनी पूरी निकल आएगी। क्लियर? चलिए, तो ये कंप्यूटरीकृत हो गई आपकी खतौनी। यही था दोस्तों, ज़्यादा कुछ आज था नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितने भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़े, जैसे कि आपका तहसील दिवस वाला हो गया, ठीक है, खतौनी का आपसे 15 रुपये पूछ लिए जाएंगे कि प्रतिलिपि के कितने पैसे लगते हैं, बता देना 15 रुपये लगते हैं। ठीक है, और बाकी भी इसमें कुछ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 वाला। ठीक है, वरीयता वाला ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम वरीयता किसको दी जाती है, द्वितीय वरीयता किसको दी जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आपसे पूछ लेंगे कब थी, तो 2006 थी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ लेंगे कि ज़िले में आपका प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन रहता है, तो भैया जिलाधिकारी जी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों तो अच्छी लगी होगी आपको क्लास, समझ में आया होगा थोड़ा। देखो, ग्राम विकास अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जैसा आपको कहा था सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा, योजनाएं वगैरह ऐसी निचड़वा दूंगा बिल्कुल। ठीक है, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा वहाँ से, योजना अच्छे से पढ़ लेंगे। साथ ही साथ देखो, 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लेंगे। एक बार आपकी थ्योरी ये पूरी हो जाए, उसके बाद में जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है,
आपको कवर करवा दूंगा। एमसीक्यू देखो लाइव वगैरह का कुछ एमसीक्यू में रहता नहीं है, लाइव में सिर्फ टाइम बर्बाद होता है दोस्त। ठीक है, मैं खूब 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा है नहीं, टाइम बर्बाद आपका हो जाएगा। मेरे पास ही देखो इतना टाइम रहता नहीं है। ठीक है, मैं सीरियसली अगर बताऊं। क्लियर? तो यही क्लास थी दोस्तों। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे इसी में नीचे देख लेते हैं। कल हम लोग लेखपाल के प्रमोशन की प्रक्रिया जो रहती है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लेखपाल के प्रमोशन की हम लोग प्रक्रिया कल देखेंगे। देख लेना लेखपाल की प्रमोशन किस प्रकार से होता है, लेखपाल के प्रमोशन के बाद आप कौन से अधिकारी बनते हैं, कौन सा पद आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ योजनाएं अच्छे से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जितना मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था उतना पूरा कंप्लीट करेंगे आप, बिल्कुल क्लियर। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से क्लास लेते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ मज़ा आया होगा आज की क्लास में। मिलते हैं तो अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।